सभी को नमस्कार। अपन ग्रेड फर्स्ट के आईसीटी पेडागोजी के पेपर हल कर रहे हैं इस सीरीज में। मैथमेटिक्स का पेपर स्कूल व्याख्याता का, जिसमें आईसीटी पेडागोजी के जो प्रश्न है उनको आज अपन लोग देख रहे हैं। इनको देखिएगा क्या प्रश्न है क्या नहीं है। ये हमने 2-3 दिन पहले बना लिया था, लेकिन मैं बीच में चला गया था, इसलिए इमरजेंसी में कर नहीं पाया। ये करंट वाला जो प्रश्न आया था, जिनका आगे पेपर है 6 तारीख को, मैंने पहले ही बोला था ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ये रामानुजन का मैंने करंट की जो डाली थी उसमें एज इट इज डाला है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा 30 अप्रैल को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आने वाला टाइम यही है। एक ये थाईलैंड वाला आया था, इसका भी मैंने व्याख्या में डाला था, जो अपने पेपर लिया था उसके अंतर्गत, कि इसका थीम क्या है इसकी। मतलब यदि आप चीजों को अच्छे से करते हैं तो सीधी सी बात यह है कि प्रश्न आ जाते हैं। अपने को लगता है कि सर करंट बहुत हाई लेवल का है, इतना हाई लेवल का नहीं था, क्योंकि हमने नॉर्मली इजी रूप से चीजों को पढ़ा, इसलिए हमें बहुत हाई लेवल का लगा। खैर देखिए, 10% आईसीटी पेडागोजी के नॉर्मली मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई होगी। 1-2% जरूर अच्छे लेवल के थे इसमें, ये औरों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा लेवल था। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मान्यताओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापक तत्परता से अधिगमकर्ता की निष्पत्ति का मूल्यांकन तत्परता है ही, और निष्पत्ति का मूल्यांकन तुरंत करते हैं, सही है। बच्चा व्यक्ति अपनी गति से स्वयं सीख सकता है, भी सही है। विलंबित और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण, व्यक्तिगत मिल जाता है बट विलंबित डिलेड नहीं मिलता, तत्काल मिलता है, इसलिए अभी ये तो गलत हो गया। तत्काल होगा वहां, विलंबित आ ही नहीं सकता। व्यवस्था बड़े समूह, एक साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को दी जा सकती है, ये भी अपने 242 के पृष्ठ पे पूरी की पूरी विशेषताएं जो है वो 241-42 पे पूरी विशेषताओं में इसका वर्णन कर रखा है। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या करता है? आसान सा प्रश्न था, बट थोड़ी सी भाषा लैंग्वेज चेंज। जीवंत लाइव वीडियो नहीं दिखाता, लाइव वीडियो नहीं दिखाता, याद रख, ठीक है। सर्वे ऑडियो फाइल होती नहीं है, एनिमेटेड ग्राफिक्स इसमें होती नहीं है। इसमें सिंपल सा दृश्य सामग्री। अपन ओवरहेड प्रोजेक्टर को किस में शामिल करते हैं, इससे आप कंफ्यूज, मतलब इजी सा इसको लगाने का तरीका से दृश्य सहायक सामग्री में आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी। तो दिमाग में इतना लगाना था कि दृश्य उपकरण तो आएगा। और इसमें किसका इस्तेमाल होता है? ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल होता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? स्थिर होती है, उस पर चीजें जो लिखी हुई होती है उन्हीं को बड़ा करके दिखाते हैं, तो वो गतिशील नहीं होती है। वो क्या नहीं होती, वो डायनेमिक हो ही नहीं सकती। तो ये पूरा वर्णन कर रखा है मैंने कि दृश्य सहायक उपकरण में आता है, इसका मतलब दृश्य होना था। और किसका इस्तेमाल होता है? ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल होना है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, उस पर चीजें लिखी होती है, उनको ऊपर रखते हैं और बड़ा करके दिखाते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर दृश्यात्मक सामग्री, ठीक है। 220 के पृष्ठ पे पूरा वर्णन कर रखा है इसका ओवरहेड प्रोजेक्टर का किताब का, तो आंसर 2 हो गया। 220 प्रश्न नंबर 2, 220 हो गए। तीसरा प्रश्न देखना, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का प्रयोग न केवल विद्यार्थियों के संपर्क दिगम में व्यू रचनाओं को विकसित करता है, अपितु आगमन तरकना में भी सहायक है। आगमन क्या है? विशिष्ट से कहां चलते हैं अपन? सामान्य की ओर। सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष देंगे कि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आगमन है। तो आगमन क्या होगा? पूर्वव्यापी प्रभाव तो मतलब ही नहीं होने का, ठीक है। लोगो प्रभाव ये टेक्निकल वर्ड है जो स्पेशली प्रबंधन में यूज होता है, ठीक है। पोषणीय प्रभाव, बाद में पड़ने वाला प्रभाव। देखो, ये इतना सा दिमाग में रखो कि प्रतिमान जो होते हैं वो सब के सब अनुदेशनात्मक होते हैं, ठीक है ना। अपन अनुदेशन शिक्षण प्रतिमान की जो विशेषताएं मैंने लिखाई है वहां पे इसके कार्य के अंतर्गत जो है ये लाइन लिखा रखी है कि अनुदेशनात्मक प्रभाव उत्पन्न करना। शिक्षण प्रतिमान के जो कार्य लिखा रखे हैं विशेषताओं में शुरुआत में, वहां क्लियरली लाइन लिखी हुई है अनुदेशनात्मक प्रभाव उत्पन्न करना। और ये जो आगमन तर्क का विकास करना, एक प्रकार से क्या, इंस्ट्रक्शन। हमने बच्चे को पढ़ाया, समझाया, उदाहरण दिए, और उदाहरण देने के बाद जो है बच्चे में आगमन लॉजिक डेवलप हुआ कि ये चीज ऐसे होती है। तो एक प्रकार से कौन सा प्रभाव हुआ? ये अनुदेशनात्मक प्रभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुदेशनात्मक प्रभाव। ये अपनी उस पे 230 के पृष्ठ पे भी है आपका। और ये मतलब उसमें जो शिक्षण प्रतिमान की जो विशेषताएं हैं शुरुआत में, उनके ऊपर आपको ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो पहले पेपर करवाया सेम वही चीजें, अनुदेशनात्मक प्रभाव। 4 नंबर का, प्रणाली उपागम के मुख्य विचार को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णित करता है? प्रणाली उपागम की विशेषताएं हम पढ़ते हैं, और प्रणाली उपागम की विशेषताओं में हमने ये सब में पढ़ा कि प्रणाली उपागम गत्यात्मक है, समग्र है, ठीक है। वो गेस्टाल्टवादी उपागम पे आधारित है, वो सभी तत्वों को संगठित रूप से प्रस्तुत करता है। तो बस ये विचार दिमाग में रखना था। आंतरिक पैटर्न और संबंधों की उपेक्षा करता है, गलत। वो एक संपूर्ण बनाने वाले आपस जुड़े हुए तत्वों का अध्ययन करता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपस में मिलजुल कर, ठीक है ना, कोरिलेवेंट करता है, समग्रता पे ध्यान देता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। ये शुरुआत में विशेषताओं में इसका जिक्र कर रखा है। 230 के पृष्ठ पे आप देख लेना, 229 पे होगा या 230 के ऊपर होगा ना। इन शुरुआती जो विशेषता उसमें लिखा हुआ है, ये समग्र दृष्टिकोण में ये सभी तत्व आपस में जुड़े हुए होते हैं।
ये मानता है कि प्रत्येक भाग स्वतंत्र नहीं आपस में संबंधित होता है, विभिन्न संबंधों को समझना गलत है। मतलब दूसरी विशेषता जो है हो गई, ये विशेषताओं में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है कौन सी फ्लिप्ड, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, फ्लिप्ड प्लटन कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो ये नया प्रश्न है कि सर ये फ्लिप्ड क्लास कौन सी होती है, इसको क्या बोलते हैं। देखो ये 240 के पृष्ठ पे जो अपने आईसीटी वाला टॉपिक है किताब में, उसमें मैंने वर्णन कर रखा है लास्ट में विशेष तथ्यों में, मैंने लिख भी रखा है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है जो ऑफलाइन क्लास आपका चलता है, परंपरागत जो क्लास है उसको पलट देना, मतलब दोनों का मिला जुला मिश्रण। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है फ्लिप्ड क्लासरूम। आपको और कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपनी किताब में जरूर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा आपको। कक्षा की विशेषता है पेपर कागज पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन, ये तो पुराना तरीका है, तो फ्लिप्ड यानी बदलेंगे तो ये तो पुराना तो हो ही नहीं सकता। पाठ केवल ऑनलाइन द्वारा, ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया, फ्लिप्ड नहीं हुआ। ठीक है ना, इसमें दोनों चीजें साथ में चलेंगी, कैसे लेंगे देखना, केवल ऑनलाइन नहीं होगा। ये ऑनलाइन तो है ही कि हमने घर बैठे विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं, विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और हमारा जब मन हुआ आमने सामने क्लास में जाके और फिर हमने चीजें डिस्कशन कर ली क्लास में जाके, ये होता है, इसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। ये दोनों विशेषताएं एक साथ होती हैं। ये 240 के प्रश्न पे डाल रखा है मैंने। 5 नंबर पे 6 नंबर का प्रश्न, 5 हो गया ना। एक अध्यापक को कक्षा को परिचर्चा के लिए समूह में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक समूह का नेतृत्व करता आने वाले प्रश्न के संभावित उत्तरों के लिए परिचर्चा का संचालन और नियमन करता है। अनिर्णित प्रश्नों को आगे परिचर्चा के लिए वापस संपूर्ण कक्षा के समक्ष लेकर आता है। सहकारी अधिगम की विरचना क्या कहलाती है। पूरी क्लास में एक नेतृत्वकर्ता होता है, एक ही विधि में आपको नेतृत्वकर्ता का नाम मिलेगा, बाकी नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं मिलेगा। संभावित उत्तरों के लिए परिचर्चा का वो संचालन करता है, नियमन करता है, रेगुलेट करता है। अनिर्णित प्रश्नों को वापस से उस पूरे समूह के सामने दोबारा से लाया जाता है। ये कौन सी विधि है, ये एकमात्र ग्रुप इन्वेस्टिगेशन होती है जो शेरन ने दी थी। इसी में एक नेता है जो पूरा संचालन करता है, आपस में मिलते हैं, अन्वेषण करते हैं, लोकतांत्रिक है, गत्यात्मक होता है, और जो प्रश्न अधूरे रह गए दोबारा से क्लास के सामने लाए जाते हैं। ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन की विशेषता है और ये लिख रखा है 212 के पृष्ठ पे, इसकी पूरी व्याख्या कर रखी है 212। लगभग कोई प्रश्न भाषा की गलती हो सकती है, बाकी किताब से बाहर प्रश्न मिलेगा नहीं आपको। कौन सा शिक्षण अधिगम सॉफ्टवेयर आंकड़ों को जहां तक संभव हो शीघ्रता से और प्रभावी रूप से प्रदर्शित करता है। तो यहां तो बहुत इजी प्रश्न था। एपिडाइस्कोप ये क्या है, हार्डवेयर है। मैजिक लालटेन ये भी हार्डवेयर है। प्रोजेक्टर भी क्या है, हार्डवेयर है। यद्यपि शीघ्रता से प्रस्तुत करने वाला प्रोजेक्टर होता है, बट ये हार्डवेयर है। यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षण अधिगम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। और ग्राफ जो होता है वो आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। किताब में लिख रखा है 220 के पृष्ठ पे, एज इट इज आपको यही भाषा मिल जाएगी ग्राफ वाली। ठीक है, तो ग्राफ एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफ सॉफ्टवेयर में वर्णित है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3। विद्यार्थियों के अधिगम के लिए सॉफ्टवेयर का चयन करते समय किससे बचना चाहिए, विद्यालय में उपयोग करने योग्य होना चाहिए। लास्ट में जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अधिगम की विशेषताएं में लिख रखी है उपयोगिता वाली, उसमें लिख रखा है उपयोगिता। दूसरा लिख रखा है सरलता, ये भी विशेषता में लिखी हुई है सरलता। तीसरा विद्यार्थियों के विकास की उन्नति करने की अनुमति देता है, ये पॉजिटिव अप्रोच है तो ये होना ही चाहिए। सभी कंप्यूटर में भिन्न उपयोगकर्ता, जितने यूजर्स हैं उनके लिए इंटरफेस सॉफ्टवेयर अलग होना चाहिए। भिन्न अलग होगा तो समय बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है। ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों होने चाहिए। ये भी 228 के पृष्ठ पे 2-3 विशेषताएं तो उसमें लिखी हुई हैं, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि ये डी गलत है। अगला प्रश्न है कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मुख मुद्रा होती है, अशाब्दिक का मतलब भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, तो मुख के भाव भाव होंगे। रेडियो कार्यक्रम ये तो शाब्दिक है। शारीरिक भाषाएं संकेत इशारे, ठीक है। और संकेत भाषा ये भी अशाब्दिक में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो कार्यक्रम। ठीक है, ये 183 के पृष्ठ पे इसकी व्याख्या कर रखी है। और लास्ट का है अग्रिम संगठन प्रतिमान को व्याख्यात्मक प्रतिमान, क्योंकि इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, व्याख्यान विधि। क्लियरली लिख रखा है मैंने कि व्याख्यानात्मक विधि का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, व्याख्यान के रूप में विषय वस्तु प्रेजेंट किया जाएगा, तो इसलिए व्याख्यात्मक प्रतिमान कहेंगे, सही है। इस प्रतिमान में शिक्षक मौखिक निर्देश देते हैं, लिखित नहीं होता है, मौखिक होता है इसमें। और छात्र अवधारणाओं को समग्र रूप में अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सार्थक अधिगम के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आर, दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या करता है। ये विशेषताओं के अंतर्गत जिक्र कर रखा है 201 के पृष्ठ के ऊपर, इसकी विशेषताओं में लिख रखा है व्याख्यात्मक प्रतिमान है और समग्र रूप से बच्चे धारण करते हैं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो आपके 10 प्रश्न थे।
ये मैथ के भी हो गए, 3 पेपरों के मैंने करवा दिए हैं। बाकी जैसे आगामी पेपर होंगे तो कोशिश करूँगा कि उनके करवा दूँगा। ठीक है, बाकी अपडेट जो आईसीटी ऑब्जेक्टिव बुक आएगी, किताब आएगी, उसमें जो कोई 1-2 लाइन कोई छूट जाएँगे तो अपडेट कर दी जाएँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।